जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम विज्ञान से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन के माध्यम से 550 प्लस प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुझे पता है आपको बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन अगर आज आपने धैर्य नहीं रखा तो आप जीवन में बहुत पछताएंगे। और बात क्या है, सुने ध्यान से। होता क्या है, हम इतने घबराए रहते हैं, अपने दिमाग में इतने व्यस्त रहते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब सौभाग्य हमारे सामने चल के आती है तो हम उसे नेक्स्ट कर देते हैं, आगे टाल देते हैं, और इसी तरह से हमारा जो सफलता है वो आगे चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है। अब इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए, कभी भी अगर आपके सामने कोई बढ़िया लेक्चर आता है, बढ़िया प्रश्न आते हैं, तो आप वहाँ रुकिए, उस लेक्चर को समय दीजिए, आप ध्यान से सुनिए और फिर उस समय का सदुपयोग करके फिर आगे बढ़िए। होता क्या है कि हमारे सामने कोई बेहतर लेक्चर आया, हम उसे अगले टाइम पे पोस्टपोन कर देते हैं और जाके फालतू के शॉर्ट्स देखते हैं, फालतू के वीडियोस देखते हैं और हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में अपने लक्ष्य के लिए सीरियस हैं तो आज के इस क्लास को पूरे ध्यान से अंत तक देखिए। चलिए, और तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न अब आपके सामने है। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपना एक बुकलेट में सारा क्वेश्चन नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने की कड़ी में हम टीचर से कोरिलेट नहीं कर पाते और बहुत सारी बातें हमारे ध्यान से उतर जाती हैं। आप पहली बार में ध्यान से सुनिए, दूसरी बार में नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स बनाने की इच्छा नहीं है तो दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री में मैं पीडीएफ दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या तो फिर पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज के क्लास को पूरे ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए आज के क्लास को पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक महोदय ने, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन ए सी डी के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी यहाँ से हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो क्या है जानकारी, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, अगर हम रॉबर्ट ब्राउन महोदय के बारे में बात करें तो इन्होंने 1831 में कोशिका में जो केंद्रक होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी खोज इन्होंने करी थी और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एम स्लीडन की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो पौधे होते हैं वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद थियोडर स्वान की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने बताया था कि सभी जो जंतु होते हैं वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख ली। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलेगा और उसी 250 गुणे 5 औसतन कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आपको मिल गए, राइट। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने खुद के ऊपर मेहनत किया है उनको ये प्रश्न थोड़े आसान लगेंगे, उनके रिवीजन के लिए ये काम आएगा। जो ऑप्शंस हैं वो भी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं बताते हुए एक दिव्य ज्ञान देता हूँ। देखिए, जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो जन्म देती हैं, ठीक है, वो ऊर्जा की देवी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जब बच्चा बनता है पेट में, ठीक है, और पेट में बच्चा बनने से पहले एक स्थिति होती है जाइगोट की। और जाइगोट में दोस्तों जो बीच का हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो मेल पार्ट से आता है यानी कि पुरुष वर्ग से। लेकिन उसके चारों तरफ का जो कवच होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का ऊर्जा घर होता है। इसीलिए दोस्तों, भारत में नारियों को देवी शक्ति इसका रूप माना जाता है। ये थोड़े से मतलब वैदिक चीजें हो गई या फिर कह लें आपकी मतलब अलग बात हो गई, लेकिन इससे आपको आज के बाद नारियों के महत्व के बारे में भी याद रहेगा, ठीक है, कि हमारी माताएं शक्ति की देवी क्यों हैं।
ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपने ये जान ली। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इन्हें भी देख लीजिए। राइबोसोम के बारे में आपसे प्रश्न बनता है। यह कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। कौन? राइबोसोम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, केंद्रक क्या है? ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये भी हमें पता चल गया। और गाल्जी काय बॉडी के बारे में प्रश्न बनता है, तो दोस्तों ये कोशिका के जो पदार्थ हैं उनका परिवहन और उनकी पैकेजिंग करता है गाल्जी काय। ठीक है। तो देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी आएंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से भी आएंगे। ठीक है। तो जितनी बातें मैं कहूँ बस ध्यान से सुनते जाइए। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम को दोस्तों हम आत्मघाती थैली कहते हैं और इसकी जानकारी आपको होगी। देखिए, इन डिटेल हम नहीं जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा और आज के लिए आप सिर्फ फैक्ट रटिए। अगर आज आपको लगता है कि आपको जीएस फोकस अच्छा कंटेंट देता है तो जुड़ जाइएगा। इन फ्यूचर मैं सभी टॉपिक को इन डिटेल कराने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी निश्चिंत होकर आप हमसे जुड़िए। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो सेंट्रोसोम आया है उसके बारे में अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो ये मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन? सेंट्रोसोम। ठीक है। और रिक्तिका क्या होता है? तो दोस्तों, ये कोशिका में जल और अपशिष्ट का भंडारण करता है। कौन? रिक्तिका। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब सूक्ष्म नलिकाओं का क्या रोल होता है? तो ये कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं। ठीक है। कौन? सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है। तो ये भी हमें पता होता है तो एग्जाम में हम बहुत सहज हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, आपने कम से कम समय में कितने अच्छे प्रश्न देख लिए। 3 प्रश्नों के माध्यम से आपने 15 प्रश्न देख लिया। ठीक है। और यही तरीका हमारा पूरे क्लास के दौरान रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का जो प्लेटफॉर्म है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट्स के रूप में देखा था, तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कौन है? राइबोसोम है। ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, केंद्रक लवक कोशिका झिल्ली के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो पूरी क्लास के दौरान ना पूरा क्लास हमको याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ केंद्रक की भूमिका मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी। ये पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज को। उसके साथ साथ दोस्तों, इसका क्या कार्य है? इसमें आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में होती हैं। ये भी बात आपको पता चल गई। ठीक है। तो इकट्ठे हम सारी चीजें नहीं देखेंगे, वन बाई वन देखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा क्लास हमें रट जाएगा। ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो सच में मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और आपका लाइक कमेंट क्या है, आप ही लोगों के लिए फायदेमंद का काम करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मैं अगला लेक्चर फुल एनर्जी के साथ लाता हूँ। और इसके पहले देखिए, मैंने एक होमगार्ड का फुल टेस्ट कराया था 1 घंटे। ठीक है। 45 मिनट में मैंने 1000 प्रश्न कराए थे। ठीक है। लेकिन उस पे मैंने देखा कि केवल 31 बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मेरा मोटिवेशन ना बहुत डाउन चला गया है। ठीक है। फिर मैं सोच नहीं रहा था कि अगर लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ही टेस्ट बनाऊं। ठीक है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चे वहां से भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़ें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और एक भैया वाली फीलिंग आपके अंदर आए, ठीक है, कि कोई गार्जियन मुझे बता रहा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं, आप जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं उनको छोटे भाई बहन की तरह ही ट्रीट करूंगा। ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए, और देखिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में, यानी कि जैसे जो पीडीएफ है इसका बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप उसका वैल्यू करना छोड़ दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ आप होनहार स्टूडेंट हैं, तभी आप यहाँ तक हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने एक बात जान ली। उसके बाद लवक की बात करें हम, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, कि लवक कहाँ पे पाया जाता है? तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में। कोशिका झिल्ली क्या है? तो दोस्तों, ये कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऐसा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है।
अभी देखिए हमने देखा था ना, तो बताइए किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये वही सेल्यूलोज है दोस्तों जिसको हमारा शरीर आसानी से नहीं पचा सकता, और जो बकरियां होती हैं उसको पचा लेती हैं। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में दोस्तों एक विशेष पार्ट होता है शरीर में जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, उसकी भूमिका होती है। और मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स की मात्रा बहुत कम होती है, बढ़ जाती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, एग्जामिनर पूछ लेता है ये भी प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में हम सीखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, लिपिड के बारे में प्रश्न जब बने तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है। क्या बताइए? लिपिड। ठीक है, उसके बाद विटामिन का क्या काम है? तो दोस्तों ये कोशिका के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक तत्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन क्या है? तो ये जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन का रूप है। क्या? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में याद रखेंगे संचित भोजन का रूप ग्लाइकोजन होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कोशिका का मस्तिष्क यानी कि डायरेक्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अभी हमने देखा था केंद्र क्या करता है, कोशिका के बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको हम कोशिका का मस्तिष्क कह देते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। अब देखिए साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और जो अंतःप्रद्रवी झिल्लिका है उनके बारे में कुछ कुछ बातें जान लें तो बहुत अच्छी बात है ना? है कि नहीं बताइए। अभी देखिए हमने 12 मिनट में कितने प्रश्न देख लिए? 30 प्रश्न देख लिए, है ना? तो ऐसे ही हम देख लेंगे आसानी से। अब यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कोशिका के अंदर का जो जेली या फिर जो द्रव वाला हिस्सा दिखता है ना, वही है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए आपसे एग्जामिनर एकदम डिटेल में जाके नहीं पूछेगा, इतने तक ही जानकारी है अगर आपकी, तो भी आप होनहार स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे ना? बताइए कमेंट में। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमने बताया था ये कोशिका का पावर हाउस है और ये कोशिकीय श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है यहाँ पे, तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं अब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है केवल पावर हाउस के बारे में हो, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अंतर एक है अंतःप्रद्रवी झिल्लिका। ठीक है, अब ये क्या है? ये कोशिका के भीतर परिवहन मार्ग बनाती है। कौन? अंतःप्रद्रवी झिल्लिका। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कोशिका के भीतर परिवहन मार्ग कौन बनाती है, ऐसा प्रश्न बने तो आपको याद रखना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर ही है कोशिका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए उत्तक के बारे में जान लीजिए। उत्तक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? उत्तक कह देते हैं। उसके बाद अंग क्या होता है? अब यहाँ पे जो अंग है ना, ये विभिन्न उत्तकों से मिलकर शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं विभिन्न उत्तकों के मेल से बनता है अंग और विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है शरीर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब अंग तंत्र क्या है? तो दोस्तों कई अंग मिलकर एक पूर्ण तंत्र बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब इसमें पूछा क्या गया है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एटीपी होता क्या है? तो दोस्तों ये जीवन की ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकाओं के लिए ईंधन का कार्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के लिए ईंधन कह लीजिए, तो ये होता है एटीपी। अब यहाँ पे अन्य चीज़ों के बारे में हम जान लें एक बारी। यहाँ पे देखिए आपसे गाल्जी काय के बारे में पूछा जा सकता है, तो गाल्जी काय को दोस्तों ट्रैफिक पुलिस भी कह के एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, कि कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कौन है? तो दोस्तों गाल्जी काय है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम के बारे में आपने जान लिया, ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या? राइबोसोम। और लाइसोसोम के बारे में भी हमने देखा कि इसको आत्मघाती थैली के रूप में भी जानते हैं और ये पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है,
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। याद रखेंगे, बिठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। ये चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक मतलब किसको अंदर आने देना है, चयन करना है उसका, और किसको बाहर ढकेल देना है, ठीक है। इस विषय को आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानिए। पारगम्य शब्द का क्या अर्थ है? जिससे सभी पदार्थ आसानी से आर पार जा सकें, ठीक है। एक ऐसी झिल्ली जिससे सारे पदार्थ आसानी से आर पार जा सकें उसे हम पारगम्य कहते हैं, ठीक है। अपारगम्य जिससे कोई भी पदार्थ आर पार ना जा सके, ठीक है। पूर्ण पारगम्य, अपूर्ण पारगम्य क्या है? ये गुण केवल मृत कोशिकाओं भित्ति में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ये हमने शुरू में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लिया था। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये आपके पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियाई में, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है और जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए एक बार फिर से। कोशिका द्रव्य के बारे में, ये अधिकांश रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। राइबोसोम यहाँ आरएनए प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो आपसे प्रश्न बने, प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान कौन करता है? तो आरएनए। प्रोटीन सेंटर कौन है? राइबोसोम, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली, धीरे धीरे ये हमारे जहन में उतर रहा है, ठीक है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो दोस्तों ये केवल पौधों को मजबूती प्रदान करती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न बने कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे मिलाने वाले ऑप्शन में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। तंत्रिका कोशिका ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, याद रखना है, ठीक है। और जो लाल रक्त कोशिका है ये रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये भी याद रखना है। और रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने करा था, ये भी याद रखना है। तो सारी बातें याद रखनी है। अब इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वो भी याद रखना, ठीक है। देखिए ठंडियों में होता क्या है कि हमें बहुत आलस आती है। क्यों आती है भाई? कभी सोचा है आपने, कभी जानने की कोशिश करी है? नहीं। क्योंकि दोस्तों ठंडी की वजह से हमारी जो ब्लड है, ठीक है, शरीर के जो तरल पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। उनमें थोड़ी सी मतलब एक तरह से गाढ़ापन कहने की अधिक आ जाती है। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन इधर उधर शरीर में दौड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की सप्लाई उतना रेगुलर नहीं कर पाते, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ब्रेन में भी कम ऑक्सीजन पहुंचेगा और हमारा शरीर सुस्तिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आप ठंडी के मौसम से जोड़ के देख सकते हैं, और आपकी फुर्ती गर्मियों में अधिक होती है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको अपने जीवन में देख के चलना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये हमें पता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने। और ये बात मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बारी आप सभी के बारे में रिवाइज कर लीजिए। देखिए रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने क्या बताया था कि इन्होंने 1665 में निर्जीव कोशिका देखा था, ठीक है। उसके बाद लीवेनहॉक के बारे में जान लीजिए, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अब स्वान के बारे में जान लीजिए, इन्होंने जंतु कोशिकाओं के ऊपर शोध किया था, ठीक है। किसने? स्वान ने। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपको याद रखना है। और देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज करी थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत सेल थियरी किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्लीडन एंड स्वान ने, ठीक है। इन्होंने सेल थियरी दी थी। अब यहाँ पे देखिए जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में देखिए, वॉटसन और क्रिक की जब बात आएगी तो इन्होंने डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है उसकी खोज की थी, ठीक है। जो आप सुनते हैं कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स है, ठीक है।
और आरएनए है सिंगल हेलिक्स। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। डबल हेलिक्स की खोज किसने करी? तो वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। उसके बाद बैटिंग और बेस्ट की बात जब आती है तो इनके बारे में क्या है? तो इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, जो कि आपको पता है आजकल भारत में बहुत सारे मरीज हैं किसके? डायबिटीज़ के, ठीक है। अगर इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज नहीं की होती, उसके ऊपर शोध नहीं किया होता, तो जो डायबिटीज़ का कंट्रोल होता है, इंसुलिन जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप बैटिंग एवं बेस्ट को याद रखेंगे, ये सच में बेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद डार्विन और लेमार की बात करें तो इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पैलेट कर्ड, पैलेट पार्टिकल्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम को, ठीक है। तो राइबोसोम को हम बोलते हैं पैलेट कर्ड, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे लाइसोसोम, इसे डी डुए ने खोजा था और ये पाचन करता है, ठीक है। लाइसोसोम और किसका पाचन करता है मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट करेंगे। उसके बाद गाल्जिकाय के बारे में भी हमने बताया था, लेकिन खोज नहीं बताई थी। तो दोस्तों खोज इसकी करी थी कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। और कब करी थी? 1898 में। केंद्रक, ये कोशिका के आनुवंशिक गुणों को संजो कर रखता है, ठीक है। केंद्रक के बारे में हमने कई बार बात कर लिया है, लेकिन गाल्जिकाय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में की थी, ये आपको याद रखना है। और डी डुवे को भी याद रखना है, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी, जो मैंने पहले ही बता रखा है, आत्मघाती थैली के रूप में और भी कोशिकाओं के कुछ रूप में, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो दोस्तों ये होता है जनन कोशिकाओं में, ठीक है। क्या? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ताकि जो कोशिकाओं के गुणसूत्र हैं, ठीक है, जो जनन कोशिकाओं के गुणसूत्र हैं वो मिसमैच ना हो, वो एक्स्ट्रा ना हो जाए, ठीक है, उसके बैलेंसिंग के लिए। तो याद रखेंगे, क्योंकि याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कायिक कोशिका क्या होता है, आपसे प्रश्न बनता है। तो इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, किसमें? कायिक कोशिकाओं में, इसे हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मृत कोशिका, तो दोस्तों इसमें कोई जैविक क्रिया संभव नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ की छाल है, ठीक है, तो वो क्या है? एक तरह से डेड सेल है। अगली बात, तंत्रिका कोशिका, तो इसमें जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में, ठीक है, जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों ये तंत्रिका कोशिका है। चलिए कितने इंटरेस्टिंगली हमने कितने प्रश्न देख लिए? लगभग 75 प्रश्न, ठीक है, कम से कम समय में, है ना इंटरेस्टिंग? बताइए। चलिए आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, हैं कंजूस हो। चलिए अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के अंत में कितने संतति कोशिकाएं बनती हैं? आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 2, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? संतति कोशिकाएं कितनी होती हैं? बन जाती हैं 2, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्योंकि हमें याद रखना है, पास होना है। और अब यहाँ एक एकल कोशिकीय विभाजन की शुरुआत का चरण होता है, ठीक है। 4 अर्धसूत्री विभाजन के अंत में अगर आपसे प्रश्न बने तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और जिनको हम क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। 8, ये कोशिका विभाजन का सामान्य परिणाम नहीं है, यानी कि ये फेक बात है। देखिए प्रत्येक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी वेरी कह सकते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चन फॉर द ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोहा की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। और जो जस्ता है ये इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। क्या अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत ज़्यादा प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जस्ता सहायक होता है। अब कोबाल्ट की बात करें तो ये विटामिन B12 के केंद्र में पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट, ठीक है, जान लिया आपने। चलिए लाइक करिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मत कीजिए कंजूसी। ठीक है, उसके बाद देखिए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। और क्लोरोप्लास्ट ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ये प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मनुष्य के शरीर में क्लोरोप्लास्ट इंजेक्ट कर दिया जाए और वो सही से काम करने लगे, ठीक है, तो क्या मनुष्य खेती बाड़ी करेगा? क्या मनुष्य, बताइए, करेगा? नहीं करेगा। क्या मनुष्य फल खाएगा, भोजन खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उसके बॉडी में, और सूर्य की रोशनी से और कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, पानी पी लेगा, ठीक है, और उसका भोजन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मतलब कल्पना करने में अच्छा लगता है। तो देखिए आप कल्पनाओं से बाहर निकलिए। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का श्वसन द्वारा, मतलब यहाँ पे ऊर्जा का श्वसन द्वारा उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बखूबी समझ चुके हैं, प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी घुमा घुमा के आएंगे। ठीक है, रिक्तिका के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये कोशिका के रस का भंडारण करने वाली थैली है। ठीक है, और जो गालजिका है ये पदार्थों के स्राव और परिवहन में सहायक है, ये भी मैंने आपको बताया था, और परिवहन और पैकेजिंग का रोल इसी का है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुणसूत्र के बारे में। तो बताइए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, केवल प्रोटीन नहीं, ये गुणसूत्र की संरचना हेतु पर्याप्त नहीं होता है, केवल प्रोटीन से नहीं बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए केवल कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी गलत है, ये ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ये भी याद रखना है। आपसे एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों वो क्या है? वो फैट है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न बने कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बॉडी में, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखना है। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीजें हो जाती हैं। वसा और विटामिन, तो दोस्तों ये कोशिका झिल्ली और उपापचय हेतु आवश्यक हैं, न कि क्या बनाने में? क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 20वें क्वेश्चन के साथ साथ हम 100 प्रश्न लगभग देख लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? और मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उम्मीद करूंगा आप सभी को याद है। ठीक है, तो इसमें जो तंत्रिका कोशिका है दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दिया है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है आपको? अब यहाँ पे देखिए अपेशी कोशिका के बारे में, ये शरीर की गति और संकुचन हेतु जिम्मेदार है। कौन सी? पेशी कोशिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यकृत कोशिका क्या करती है? ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का हिस्सा होती है, ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ी शरीर का ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। ठीक है, वृक्क कोशिका, तो दोस्तों ये रक्त के छानने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हमने 20 प्रश्नों के माध्यम से 100 प्रश्नों को देख लिया। 21वां प्रश्न देखिए आपसे क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विषाणु। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का जो एक्सेप्शन है वो है विषाणु। आप विषाणु के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम जीवाणु के बारे में बात करें तो यह एक पूर्णतः विकसित एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव। और यहाँ से ये भी आपको हिंट मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। कवक क्या है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि क्या कवक में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाया जाता है या नहीं? तो पाया जाता है दोस्तों, और किसका बना होता है? काइटिन नामक पदार्थ का। ठीक है, उसके बाद शैवाल, ये स्वपोषी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है, और धरती पे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा शैवालों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शैवालों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और एक स्प्रुलिना करके शैवाल है,
जो बहुत बड़ा प्रोटीन का एक तरह से स्रोत है, जिसे भविष्य का भोजन भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो 22 नंबर का है ये नया नहीं है। ठीक है, बस आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना है और कितने ध्यान से सुन रहे हैं, उसी का परीक्षण भी इसी टेस्ट में है। तो बताइए, गाल्जी जो बॉडी है इसकी खोज किसने की थी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैमिलो गाल्जी। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। कब की थी, मैंने डेट बताया था, डेट नहीं ईयर बताया था, आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद फ्लेमिंग की क्या खोज है, तो दोस्तों इन्होंने माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, आपको याद रखना है फ्लेमिंग के बारे में। ठीक है, अल्टमैन क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज की और बायोब्लास्ट कहा। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि माइटोकांड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा, तो दोस्तों अल्टमैन ने कहा। ठीक है, और माइटोकांड्रिया की खोज भी अल्टमैन ने की थी, याद रखना है। अब पैलेट की बात क्यों याद रखनी है पैलेट को, तो दोस्तों इन्होंने राइबोसोम की खोज, ठीक है, एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी, किसने, पैलेट ने। और राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं हैं जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं, इनका आकार कैसा होता है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें देखिए जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनकी पूछे जाने की संभावना 1000% रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत छोटा। ठीक है, क्या ये सही है, नहीं। ठीक है इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये सिर्फ आपको एक तरह से है ना कि एकदम बिल्कुल यस 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 में फ्लो चल रहा था, तो ये यस फ्लो को तोड़ के नो फ्लो में जाना था, क्योंकि यहाँ से आपकी जो दिमाग है वो एक बार रुकेगी, सोचेगी और फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग को ब्रेक दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप एक गिलास पानी पीजिए और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अन्य प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं, आरएनए के ऊपर। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था राइबोसोम में क्या होता है, बताइए। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे आपका ये है। अब यहाँ पे जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। पाचन करना, तो दोस्तों यह कार्य किसका है, लाइसोसोम के एंजाइमों द्वारा पाचन किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऊर्जा का उत्पन्न करना, ये माइटोकांड्रिया का मुख्य प्राथमिक कार्य है। कंकाल बनाना, तो दोस्तों ये जो अंतःप्रद्रवी झलिका है, ठीक है, तो इनका यांत्रिकी कार्य है कंकाल बनाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, ये डेड होते हैं, जो सेल वॉल होते हैं ये डेड होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे जीवित के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली एक जीवित और सक्रिय संरचना है, याद रखना है। ठीक है, और सक्रिय कौन है, तो यह चयापचय क्रियाओं में सीधे भाग लेने वाली इकाई है। कौन, बताइए, बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, लचीली, तो जंतु कोशिकाओं की बाहरी जो झिल्ली है वो स्वभाव से लचीली होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपने अन्य पॉइंट्स को भी देख लिया। अगला प्रश्न क्या है, जो केंद्रिका है ये कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्लियस, तो दोस्तों ये पाई जाती है केंद्रक के अंदर। ठीक है, केंद्रिका। और यहाँ पे अगर हम साइटोप्लाज्म, रिक्तिका, गाल्जी काय के बारे में फिर से एक एक बातें सीखें। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, यह केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का द्रव्य है। ठीक है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बता दिया था। रिक्तिका क्या है, ये कोशिका के अंदर एक खाली स्थान है, ये भी इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। गाल्जी क्या है, ये कोशिका के स्रावी अंगों का एक समूह है। ठीक है, तो ये भी चीज आपने जान लिया है। गाल्जी काय का एक काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किस पुस्तक में हुआ था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। माइक्रोग्राफिया क्या है दोस्तों, ये माइक्रोग्राफिया, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये प्रसिद्ध पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन की। यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरी, यह कैरोलस लिनियस का एक वर्गीकरण संबंधित पुस्तक है, याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज आपने और भी जान ली कि वर्गीकरण, ठीक है, किसने खोजी थी? तो कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। उसके बाद फिलॉसफी जूलॉजी, ये किसकी है? तो दोस्तों ये लैमार्क द्वारा लिखित जैव विकास की एक पुस्तक है जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी, ठीक है। तो देखिए आपने ये भी जान ली। चलिए आते हैं हम फिर से लाइसोसोम के ऊपर। अब आपके सामने फिर से प्रश्न है, लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? बताइए। तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय बॉडी में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम केंद्रक, रिक्तिका और अन्य पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रक ये कोशिका के विभाजन और विकास का निर्देशन करता है, ठीक है। और रिक्तिका क्या है? भोजन और उत्सर्जी पदार्थों को संचयी करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा बनाती है, ठीक है। और एटीपी क्या है? कोशिका का ऊर्जा, ठीक है, फ्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 70S, ठीक है। अब देखिए आपने अगर नहीं पढ़ी होगी तो इसको बहुत डेप्थ में खंगालने की आवश्यकता नहीं है, बस रट जाइए कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं। तो 70S प्रकार के होते हैं। अगर आपसे यूकैरियोटिक के बारे में पूछे तो वो 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें रखते हैं, क्योंकि ये समझने आप जाएंगे तो लगेंगे आप कुछ डेप्थ में पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 80S की बात हो तो ये सुविकसित यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला राइबोसोम है। बस आंकड़े रट जाइए, ठीक है। इसमें जो 50S है दोस्तों, ये 70S राइबोसोम की एक बड़ी उप इकाई है, ठीक है। और इसकी जो छोटी उप इकाई होती है वो 30S की होती है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि 70S की जो बड़ी उप इकाई है वो 50 की है, जो छोटी है वो 30 की है। तो दोस्तों जब ये आपस में कंपैक्ट होते हैं तो जो 10S यूनिट है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। केवल बचता है 70S की। बस इतना मोटी मोटा अपने दिमाग में याद रखिए, क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद 60S जो है ये 80S राइबोसोम की एक बड़ी उप इकाई होती है। इतना बस याद रख लीजिए, ठीक है। याद रहेगा, नहीं भी रहेगा तो भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइड मोइजिक मॉडल है वो किसने दिया था? तो बताइए आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। और आपने 30 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 150 प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वॉटसन के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने डीएनए की जो आणविक संरचना है उसको स्पष्ट किया था। किसने? वॉटसन ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद रॉबर्टसन के बारे में क्यों, कौन सी बात है? तो इन्होंने जो यूनिट मेम्ब्रेन है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए एक एक फैक्ट है ना, ये एग्जाम में आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। जिस भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे बायोलॉजी से आप बहुत इजी रहेंगे करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए डेनियली की बात करें तो इन्होंने झिल्ली की सैंडविच संरचना का सुझाव दिया था, ठीक है। तो डेनियली भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वर्ड लवक, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य फूलों और फलों को रंग देना, ठीक है। तो वर्ड लवक का काम क्या है? फूलों और फलों को रंग देना। उसके बाद इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है। अगर जिस पौधे में हरित लवक उपस्थित होता है तो वो पौधे बड़ी आसानी से प्रकाश संश्लेषण संपन्न करते हैं। और मैंने ये भी बताया था, आप मुझे बताइएगा क्लोरोफिल, ठीक है, उसमें कौन सा मतलब तत्व होता है? आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैंने बता रखा है पहले से। अब यहाँ पे वसा संचय की बात करें तो ये जो कार्य है ये एलायोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। तो आप एलायोप्लास्ट को याद रखेंगे। एलायोप्लास्ट क्या करता है दोस्तों? वसा संचय का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद श्वसन, तो ये किसका कार्य है? तो दोस्तों ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें अब एक एक बार आप देख चुके हैं, और अभी कुछ 32, 8, 40, 10, 18 क्वेश्चन के बाद ये सेल वाला जो चैप्टर है वो आप बहुत बखूबी से तैयार कर लेंगे, है ना। उसके बाद सेंट्रोसोम क्या है?
और सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों ये जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, क्या, सेंट्रोसोम, याद रखेंगे। उसके बाद अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो पादप कोशिका है उसके बारे में, इसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अनिवार्य रूप से होते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति दोस्तों जंतु कोशिका में हमने नहीं देखा था, मतलब नहीं होता है। अब जीवाणु की बात करें तो दोस्तों यह एक सरल केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जीवाणु, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। कवक की बात करें तो यह एक परपोषी जीव है जिसमें पर्णहरित नहीं होता, ठीक है। तो कवक के बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए कवक क्या होता है दोस्तों, ये परपोषी होता है, स्वपोषी नहीं होता है, किसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फंगस की बात कर रहा हूँ। और पर्णहरित नहीं होता है और जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपने देख लिया। देखिए अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है, ठीक है, अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन सीख रहे हैं और मतलब इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप बहुत सही दिशा में हैं। क्योंकि अभी तक जिन्होंने मतलब संयम नहीं रखा और इसके पहले ही सरेंडर कर गए, तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं, वो पता है क्या करेंगे, वीडियो स्किप करेंगे, जाके शॉर्ट वीडियो देखेंगे, फालतू के वीडियोस देखेंगे मोस्टली, ठीक है। अगर उनके पास कोई प्लान नहीं है और उस फालतू के वीडियोस में वो अपना 2 से 3 घंटा गवा देने के बाद फिर बैठेंगे पढ़ने, फिर ऐसे ही आधा घंटा देखेंगे और फिर ऐसे ही गवाएंगे, मतलब वो कंपटीशन से बाहर हैं, ठीक है। और अगर आपका भी धैर्य टूट रहा है तो अपने आप को पकड़िए, बांधिए, कंपटीशन में बने रहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है। अगर इसके पहले आपकी भी आदत ऐसी ही थी तो उस आदत को खत्म कीजिए। मीन्स कि जो चीज आपके सामने है उसे जैसे भी हो आपको खत्म करना है पढ़ के, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है, ऑर्गेनली क्या है, कौन सा है, इसमें आपसे प्रश्न बना है। तो दोस्तों इसमें जो केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक ही कोशिका की सबसे बड़ी कोशिकांग होती है, आपको याद रखना है। अब देखिए फिर से आपके सामने आ गया, फिर से रिवाइज कर लीजिए राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये कोशिका का सबसे छोटा और झिल्ली रहित अंगक है, ठीक है, याद रखना है ये भी। अब राइबोसोम का काम क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ। गाल्जी का है तो दोस्तों ये पुटिकाओं और नलिकाओं का एक जटिल जाल है, ठीक है। क्या है, पुटिकाओं और नलिकाओं का एक जटिल जाल, और इसका काम आपको पता है, पैकेजिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लाइसोसोम यह एक छोटी गोलाकार इकहरी झिल्ली वाली थैली है, ठीक है, इकहरी झिल्ली वाली थैली क्या है, लाइसोसोम। और ये क्या काम करती है बताइएगा आप मुझे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन यानी रिप्लिकेशन होता है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरफेज, यस फेज में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बन सकती हैं, प्रोफेज क्या है। तो दोस्तों प्रोफेज में अगर हम समझें तो इस अवस्था में जो गुणसूत्र है वो अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद मेटाफेज क्या है, इस चरण में गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, ये भी आपने देख लिया। अब एनाफेज क्या है, तो दोस्तों इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। अब ये सभी चीजें आप रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन के बाद इसका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है। आ गया ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको हिंट दिया था। तो दोस्तों ये है गाल्जी का है, ठीक है। गाल्जी का क्या करता है दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का क्या कार्य है आपको पता है, ये मृत भागों को नष्ट करता है, ठीक है। और केंद्रक ये कोशिका के विकास की सूचनाएं सुरक्षित करता है और संदेश देता है, ठीक है, मतलब मैनेज करता है। लवक क्या है, ये पौधों में भोजन के भंडारण का कार्य करता है, लवक, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है। तो मेरे दोस्त निम्नलिखित में से आपने जो देख लिया उसमें मैंने पहले ही बताया था कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये भी बताया था कि सेल वॉल जो है ये सेलुलोज का बना होता है, मोस्टली जो प्लांट सेल होते हैं उनमें, ठीक है। और मैंने कवक में बताया था, कवक में काइटिन से बना होता है, ये भी आपको पता होगा अभी तक तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें समझिए कोशिका झिल्ली के बारे में। तो ये जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी
जीवित परत होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। केंद्रक ये जंतु कोशिकाओं के मध्य में स्थित होता है, ये आपको पता है। साइटोप्लाज्म फिर से आया है, ये सभी जैविक क्रियाओं का प्रमुख आधार द्रव है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने कि सभी जैविक क्रियाओं का प्रमुख आधार द्रव क्या है, तो दोस्तों साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एमाइलोप्लास्ट, अब एमाइलोप्लास्ट का क्या कार्य है, आपसे प्रश्न बने एग्जाम में, तो क्या बताएंगे आप। देखिए एक बार आपके सामने आया था, अगर आप ध्यान हो आपको तो ये स्टार्च संचय वहां पे आया था, क्या मतलब खाद्य संचय या फिर मतलब जो बन के आता है प्रोडक्ट उसका संचय, ठीक है। तो स्टार वही है, स्टार्च, मैं स्टार बोल रहा हूँ, दैट्स माय मिस्टेक। तो स्टार्च संचय का काम करता है एमाइलोप्लास्ट, आपको याद रखना है, आप तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तेल संचय की बात करें, फैट आया था ना, तो ये कार्य एलाइलोप्लास्ट नामक एक लवक द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या एलायोप्लास्ट नामक एक लवक के द्वारा तेल संचय किया जाता है। प्रोटीन संचय कौन करता है, तो दोस्तों प्रोटीन संचय का कार्य इल्यूरोप्लास्ट करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रोटीन संचय इल्यूरोप्लास्ट, तेल संचय क्या है एलायोप्लास्ट, ठीक है। और एलायोप्लास्ट नाम का लवक, और रंग प्रदान कौन करता है, तो दोस्तों ये जो होते हैं क्या वर्ड लवक, ठीक है। तो आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी देखा था, तो ये चीजें आपको याद होंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जो मिडिल लेमेला है यानी मध्य पटलिका है, वो किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिए। ग्लूकोज क्या है, ठीक है, तो ये कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सरल स्रोत होता है ग्लूकोज। सेल्यूलोज के बारे में आपको पता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का मुख्य रेशेदार घटक होता है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको प्रोटीन क्या होता है, ये झिल्ली के छिद्रों और संरचनाओं में सहायक होता है, ठीक है। तो प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, आप अगर जिम जाते होंगे तो प्रोटीन तो लेते ही होंगे, नहीं लेते हैं क्या बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो मेरे दोस्त ये मैं आपको बता चुका हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, है ना, आपको पता है पहले से। आइए बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न नहीं है, क्या है अमोनिया ट्राइफास्फेट के बारे में। तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला कोई जैविक अणु नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे एडिनिन ट्राइफास्फेट क्या है, ये शब्द आंशिक रूप से सही पर पूर्ण नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो हम इसको क्विट करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑप्शन भी इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसमें वॉल्डेयर राइट आंसर होगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम शब्द है ये वॉल्डेयर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, इसी ने प्रदान किया था हमें बायोलॉजी की दुनिया में। अब यहाँ पे देखिए शूटर ने क्या किया, तो दोस्तों जो अनुवांशिकता का गुणसूत्र है, ठीक है, वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, शूटर ने, ठीक है। तो ये चीज आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोवेरी की, तो इन्होंने गुणसूत्रों की निरंतरता का प्रमाण प्रस्तुत किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गुणसूत्रों की निरंतरता का प्रमाण बोवेरी ने दिया, और जो आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत है वो शूटर ने दिया, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने क्या दिया, इन्होंने आनुवंशिकी की बुनियादी नियमों की खोज की थी, ठीक है। तो मेंडल के बारे में भी अब आपको पता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कोशिका के आत्मघाती एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें, लाइसोसोम में, ठीक है। तो आपको पता चल गया, आपको पहले से पता है, ठीक है। ये एक तरह से आपका अब ये मतलब आपके दिमाग में अब ये सारी चीज़ें बैठ रही हैं। राइबोसोम क्या है, ये केवल प्रोटीन निर्माण हेतु आरएनए का उपयोग करता है, तो ये भी चीज़ आपको पता है। गाल्जी का ये कोशिका की क्या करता है, स्रावों को कोशिकाओं में बंद करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है। लवक क्या करता है, ये मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित यानी नॉन मेम्बरनस है, क्या है, नॉन मेम्बरनस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राइबोसोम, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर।
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली वाला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंगक है, ठीक है। और लाइसोसोम यह एकल झिल्ली वाली पाचक थैली होती है। केंद्रक क्या है, ये दोहरी केंद्रक झिल्ली द्वारा पूरी तरह से घिरा रहता है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका के भीतर जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका के भीतर जो कोशिका है, सेल विद इन अ सेल, वो किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्यों माना जाता है मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसका खुद का डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे। राइबोसोम, राइबोसोम की बात करें तो यह एक बहुत छोटा है, ठीक है, और इसमें स्वयं का डीएनए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पता कर ली। लाइसोसोम की बात करें, यह केवल अपशिष्ट निपटान का एक छोटा केंद्र है, अंतःप्रद्रवी या झिल्ली का एक विस्तृत फैला हुआ जाल है। लेकिन यहाँ पे हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है और इसलिए इसे सेल विद इन सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे भाइयों को पता है, ठीक है, भाई और बहनों दोनों को, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो सेल्यूलोज और पेक्टिन है इनके बारे में, ये पादप कोशिका की बाहरी भित्ति बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है सेल्यूलोज और जो पेक्टिन है, ये जो पादप कोशिका है उनकी बाहरी जो भित्ति है, सेल वॉल है आउटर वाली, उसको बनाते हैं। काइटिन और शर्करा ये मुख्य रूप से कवकों के बाहरी आवरण हैं, काइटिन और शर्करा, ठीक है। उसके बाद केवल विटामिन और खनिज की बात करें तो ये झिल्ली की संरचना हेतु अपर्याप्त घटक हैं, तो इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बन सकता है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए है प्रोफेज 1, ठीक है, पैकिटिन आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा अपना माथा मारने की आवश्यकता है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि मेटाफेज 1 क्या है। तो इसमें गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर आते हैं, इसके पहले ही आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो मेटाफेज 1 में जो गुणसूत्र है वो कोशिका की मध्य रेखा पर आते हैं। और एनाफेज 2 में क्या होता है? तो इसमें सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ओके। अब जो टेलीफेज 1 है, इसमें दो नए अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बस रट लेना है, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझने जाएंगे तो हमारा समय ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ कि साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं। तो बताइए साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो अंतःप्रद्रवी जलिका है, यानी कि ऑप्शन बी है अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जान ही गए हैं, ये कोशिका को केवल ऊर्जा प्रदान करने वाला अंग है, केवल, ठीक है। केंद्रक ये कोशिका की आनुवांशिक जानकारी का मुख्य केंद्र है, नियंत्रण भी करता है कोशिका का। रिक्तिका ये कोशिका के अंदर का एक तरल भंडार है, ये तो आपको पता ही है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बताइए, बता चुका हूं मैं आपको। तो ये है ऑप्शन बी, जो प्लास्टिड्स हैं यानी लवक है, ये केवल कहाँ पे ये कोशिकांग पाए जाते हैं? तो ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आप जान चुके हैं। और ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में अनिवार्य है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये भी आपको अब आगे से याद रखना है। राइबोसोम ये सभी प्रकार के जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। गालिका ये लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक मीन्स व्हाट? जैसे मनुष्य का शरीर है ना, तो ये विकसित यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक सेल होती है, और जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है उसमें यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। समझ गए आप? अगला प्रश्न आपसे प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचय, ठीक है। तो याद रखिएगा,
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, जैसे प्रकाश संश्लेषण, ये आपको पता ही है, ठीक है। परागण में सहायता, तो दोस्तों ये कार्य जो है रंगीन क्रोमोप्लास्ट कीटों को आकर्षित करते हैं, जो क्या है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब आकर्षित करेंगे तो अच्छे अच्छे कीड़े मकोड़े जाएंगे उस फूल के पास, उसके बाद क्या करते हैं वो एक क्या बोलते हैं उसको कि वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, परागकणों को उठा के इधर उधर पुंकेसर में डालते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें श्वसन क्रिया, तो दोस्तों यह कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एंजाइमों द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो हम जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली के पार जल का परिवहन क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका परासरण, ठीक है, ओस्मोसिस कहते हैं इसको। इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देखिए, विसरण क्या है, इसमें गैसें उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाती हैं, तो ये टर्म आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब गैसें क्या हो उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाएं तो उसे विसरण कहते हैं। सक्रिय परिवहन क्या होता है, इसमें ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है, इसको हम सक्रिय परिवहन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एंडोसाइटोसिस क्या है, तो इसमें कोशिकाएं जो हैं वो बाहर से तरल पदार्थ निगल लेती हैं, ठीक है, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए पेंसिलिन वगैरह यूज़ करते हैं तो बाहर से ही कोशिकाएं क्या करती हैं, तरल पदार्थ निगलती हैं, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो आपको ये पता ही है, मैंने बता रखा है, बताइए। तो ये है दोस्तों लाइसोसोम, ठीक है, और क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे समझिए फिर से, गालिका का कार्य क्या है, ये पदार्थों को पैक करके बाहर भेजने का कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। केंद्रक का कार्य आपको पता चली गया है। राइबोसोम ये नए प्रोटीन अणुओं का निर्माण लगातार करता रहता है, ठीक है। और इस तरह से सेल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिया। अगर अभी तक आपने कंजूसी कर रखा है, अपने हाथों को कंट्रोल कर रहा है, वीडियो लाइक कर अगर आपके हाथों ने आपको कंट्रोल किया है या फिर आपने अपने हाथों को कंट्रोल किया है वीडियो को लाइक करने में, तो डेफिनेटली आप अपने हाथों पे नियंत्रण पाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सपोर्ट करें इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब हम अगले चैप्टर को देखते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों पाचन, श्वसन और परिसंचरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया कि क्या तरीका है। तो अब हम चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और इन सभी टॉपिक को भी अपने जहन में बिठा लेते हैं जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए। पहला क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसको पढ़िए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? बताइए। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत, ठीक है, लिवर। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ टाइम अधिक चला गया है, 200 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा चला गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा फास्टली करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपने लार्जेस्ट ग्लैंड तो देख लिया, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। अग्नाशय की विशेषता, ठीक है, अभी यही सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन बन के आएंगे, इसीलिए अभी ध्यान से देख लीजिए कि उस टाइम पे आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। पीयूष ग्रंथ की बात करें तो ये शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब थायराइड जो है ये गले में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगला प्रश्न, स्लाइवा जो है यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है दोस्तों? टाइलिन, ठीक है। अब यहाँ पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए पेप्सिन की बात करें तो दोस्तों ये अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, ठीक है। तो पेप्सिन का कार्य आपने जान लिया, अमाशय में प्रोटीन का पाचन ये शुरू करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये अग्नाशय से निकलकर प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया कि अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन और प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या है दोस्तों? रेनिन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बच्चों में दूध के प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। क्या करता है? बच्चों में दूध के प्रोटीन को पचाता है।
ठीक है, ये सभी प्रश्न बन के आएंगे और ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेस मेकर की बात करें तो इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध दोस्तों हृदय से है। ठीक है, हार्ट से है, याद रखिएगा। उसके बाद अब गुर्दा उर्दा जो भी आपके सामने आया है उसकी विशेषता जान लीजिए। अब ये गुर्दा क्या करता है? ये रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करता है। क्या? गुर्दा, किडनी। कहते हैं ना कि एक किडनी रहेगा तो भी इंसान जिंदा रह लेगा। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क, ये शरीर की सभी गतिविधियों का मुख्य नियंत्रक है। फेफड़ा, यह रक्त का शुद्धिकरण और गैसों के विनिमय द्वारा मतलब यहाँ पे शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अभी देखिए छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी और याद करते रहना है। अगला प्रश्न, रक्त का जो थक्का बनना होता है, ब्लड क्लॉट होता है, ये जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है विटामिन के। ठीक है, तो रक्त को थक्का बनाने में ये सहायक है। अब अन्य विटामिन की आप विशेषता जान लीजिए। जैसे विटामिन ए की बात करूं, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आंखों की रोशनी हेतु आवश्यक होता है, याद रखना है। विटामिन सी की बात करूं तो ये घाव भरने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विटामिन सी। और अभी बीमारी उमारी वाले चैप्टर में इनको फिर से देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना जानिए। ठीक है, अब विटामिन ई की बात करें तो इसे प्रजनन विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ इसमें क्या पाया जाता है, लोहा। और इसी की जब कमी होती है तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तांबा, ये शरीर में एंजाइमों के कार्य में सहायक होता है। क्या करता है? शरीर में एंजाइमों के कार्य में तांबा सहायता करता है। जस्ता का क्या काम है? ये शरीर की इम्यूनिटी और घाव भरने में सहायक होता है, ये भी जान लिया। मैग्नीशियम का क्या काम है शरीर में? तो दोस्तों ये हड्डियों और तंत्रिकाओं के कार्य हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन सभी तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तत्व हमारे शरीर के लिए देखिए कितने उपयोगी हैं। उसके बाद देखिए क्या है, पित्त यानी बाइल का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों इसका जो है निर्माण ये यकृत में होता है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पित्ताशय के बारे में जान लीजिए। पित्ताशय क्या है? तो यहाँ केवल पित्त रस का भंडारण यानी स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद तिल्ली की बात करें, स्प्लीन, तो इसे रक्त का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक कहते हैं। किसको? स्प्लीन को। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है रक्त का कब्रिस्तान क्या है? तो दोस्तों स्प्लीन यानी कि तिल्ली है। ब्लड बैंक क्या है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों तिल्ली को। आमाशय की बात करें, आमाशय, तो यहाँ जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पे? आमाशय में। तो दोस्तों ये भी आपने याद रख लिया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कितने चेंबर्स होते हैं? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ना। तो इसमें कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए जो 2, 3, 1 है, अब ये अन्य जीवों के बारे में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 2 चेंबर की बात हो तो ये मछली के हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 कोष्ठक याद रखेंगे। 3 की बात करें तो दोस्तों मेढक और अधिकांश जो सरीसृप हैं, ठीक है, उनके हृदय में ये स्थिति होती है 3 चैम्बर वाली। ठीक है, और 1 ये किसी भी विकसित स्तनधारी जीव का लक्षण नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य में 4 है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये होता है कहाँ पे? कुपिका में। ठीक है, इसको हम एलेवेली भी कहते हैं, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? श्वसन नली की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हवा को फेफड़ों तक ले जाने वाली नली होती है, आपको पता है। ग्रसनी का क्या कार्य है? तो दोस्तों ये भोजन और हवा का एक साझा मार्ग है। ठीक है, हवा और भोजन का एक साझा मार्ग क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी। उसके बाद जो स्वर यंत्र हैं इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ से आवाज निकलती है। ठीक है, तो स्वर यंत्र के बारे में प्रश्न बनता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? बताइए। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है जिसने बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, तो आपने तो पढ़ी होगी। बताइए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वदाता होता है वो। ठीक है, और दोस्तों सर्वग्राही कौन सा है? कमेंट कीजिए जल्दी से। ए भी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, उसके बाद ए है, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी पाई जाती है।
और बी में इसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ये दोनों इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। चलिए बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। तो सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इनका, ठीक है। तो ये रोगों से हमें रक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी, ये कार्य करती हैं ऑक्सीजन ढोने का, ठीक है। तो याद रखिएगा। और रक्त जमाने का कार्य, तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, आपके ब्लड में, वो क्या करते हैं? ये रक्त जमाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही है। उसके बाद देखिए ऊर्जा देना, ये जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हुआ, वसा हुआ, ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा के क्या है? प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ध्यान से देखिए। मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। और देखिए मेरे क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप वीडियो रोक के आंसर किया कीजिए। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन से पहले, बड़ी आंत क्या है? तो दोस्तों यहाँ केवल जल और कुछ दवाओं का अवशोषण होता है, ठीक है। तो आप इसकी विशेषता जान गए। उसके बाद अमाशय, अब यहाँ भोजन का मंथन और प्रोटीन पाचन होता है। कहाँ पे? अमाशय में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। भोजन का मंथन और प्रोटीन पाचन कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त अमाशय में। मुख, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मात्र शुरू होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे प्रश्न बने जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों मुख से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जो ब्लड प्रेशर है, ये मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? बैरोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप, तो दोस्तों हृदय की जो धड़कन है, ठीक है, जिससे आवाज सुनी जाती है धक धक की, ये स्टेथोस्कोप से देखा जाता है। थर्मामीटर, इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। इसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लूरा है, और इसको हिंदी में प्लूरा कह देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब हम जानेंगे पेरिकार्डियम, उसके बाद पेरिटोनियम और म्यूकस के बारे में, ठीक है। म्यूकस तो आपको पता होगा ये जो करते हैं तो गीली गीली चीज निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियम क्या है? तो दोस्तों ये जो है हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम आप जान गए। उसके बाद पेरिटोनियम क्या है? ये पेट के अंगों को ढकने वाली एक झिल्ली है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम भी पता चल गया। अब देखिए कार्डियो किससे रिलेटेड है? हृदय से, ठीक है। और उसके बाद पेरिकार्डियो मतलब पेरी मतलब परी, ठीक है, और परी मतलब चारों तरफ। हिंदी से मैंने कोरिलेट कर दिया, एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। उसके बाद पेरिटोनियम, अब यहाँ टोनियम को आप पेट समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिटोनियम, ये पेट के अंगों को ढकने वाली एक झिल्ली हो गई। म्यूकस, ये अंगों की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली परत है, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें गलती करोगे तो फिर मार खाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 206, ठीक है। अब यहाँ पे 300 और बाकी जो अन्य चीजें हैं इसकी विशेषता आपको पता होनी चाहिए। जब बच्चा एकदम बिल्कुल नवजात होता है, ठीक है, तो उसमें लगभग 300 होती हैं हड्डियां, ठीक है। 208 कब होती हैं? तो बच्चों के विकास के दौरान हड्डियों की एक संभावित संख्या 208 होती है। 210, यह एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर की हड्डियों की संख्या नहीं है। इसके बारे में कोई चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या है? 206, 208 और 300 याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है, जो ब्लड होता है यानी रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आप एक बार देख लीजिए। जैसे 6.4 किसका होता है आपको पता होना चाहिए। अगर दूध के पीएच मान की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 6.4 होता है, यानी कि आपका दूध, आपका मतलब जो आप पीते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये कैसा होता है? हल्का एसिडिक होता है, ठीक है। 8.4 तो समुद्री जल का जो सामान्य क्षारीयता है उसका लगभग मान 8.4 के आसपास होता है, वो बहुत ही ज़्यादा
क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 5.4 की, तो दोस्तों ये अम्लीयता मतलब मध्यम अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है, और ये रक्त का तो नहीं है, अब किसका है आप मुझे कमेंट करेंगे। आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए जो एसिड रेन होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनीमिया। और मैंने पहले ही बता रखा है आपको, है ना। अभी डिटेल आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस है जो विटामिन डी की कमी से होता है। वेरी वेरी जो है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। देखिए वेरी वेरी बी1 है ना, कोरिलेट हो गया, हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों पेप्सिन करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम एमिलेज की बात करें, उसके बाद लाइपेज की बात करें, तो एमिलेज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। तो आप एमिलेज की विशेषता जान गए, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, लाइपेज क्या है? ये फैट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? लाइपेज। ठीक है, सुक्रेज का क्या काम है? तो दोस्तों ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। कौन? सुक्रेज। ठीक है, क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। याद रखेंगे, सारे फैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अब जो अन्य ऑप्शन हैं उनकी विशेषता क्या है देख लीजिए। प्लाज्मा की बात करें तो दोस्तों ये रक्त का तरल भाग है जो हल्के पीले रंग का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता चल गया। ठीक है, और रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों प्लेटलेट। ठीक है, ये क्या है? ये कोशिकाएं रक्त को, मैंने बता दिया। लसिका का क्या कार्य है? ये शरीर का एक अन्य रंगहीन प्रतिरक्षा तरल पदार्थ है। ठीक है, क्या? लसिका। चलिए, सारी फैक्ट आपने देख ली। अब अगला प्रश्न देखिए, दांतों की सबसे कठोर परत को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस बार स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्या है? इनेमल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी आप एक बारी देख लीजिए। डेंटिन के बारे में प्रश्न बने तो ये इनेमल के ठीक नीचे वाली हड्डी जैसी परत होती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं। ठीक है, और इसी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्प क्या है? दोस्तों ये दांत का सबसे भीतरी भाग है, जहां नसें होती हैं दांत में, उसको हम पल्प कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मसूड़ा की बात करें तो दोस्तों ये कोमल उत्तक है जो दांतों के आधार प्रदान करने में मदद करता है, मतलब प्रदान करता है, क्या मदद करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपसे, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, उसका रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्यतः कितना होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बड़ा स्वाभाविक है, आपसे पूछा जाए तो आपको 120 से 80, ठीक है, आपको क्या बताना है? मिलीमीटर, और मतलब पारे में इसका एमएम बताना है प्रेशर। ठीक है, ये एचजी क्या है? पारा, और ये एमएम क्या है? प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ठीक है, यूनिट है। चलिए, यहाँ पे जो अन्य स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर 80-120 की बात करें, ठीक है, तो ये सही क्रम नहीं है। और 100-60 की बात करें तो ये निम्न रक्तचाप है। ठीक है, लो बीपी है, आप याद रखेंगे। 100 और 60, 140-90 है, इसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल क्या है? 120 और 80। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे? लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? आपसे प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सफेद रक्त कणिकाओं की बात करें, ठीक है, तो इनका 20 दिन का होता है वैलिडिटी। 50 दिन तो दोस्तों ये किसी भी प्रमुख रक्त कोशिका का मानक जीवन काल नहीं है, याद रखना है। उसके बाद 10 दिन तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका जो जीवन काल है वो सामान्यतः 7 से 10 दिन का होता है। तो आपको कितना क्या क्या याद रखना है? 20 दिन किनका होता है? सफेद रक्त कोशिकाओं का। ठीक है, इनके कुछ प्रकारों का।
अगर हम 10 दिन की बात करें तो दोस्तों ये कौन से हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स का हमने क्या देखा, 120 दिन का लाइफ वैलिडिटी, ठीक है। चलिए, सारी चीजें आपको याद हो रही हैं मुझे जहां तक विश्वास है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, पहले ही बता रखा हूं, आरबीसी, ठीक है, और उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको पता है, ये संक्रमण और जीवाणुओं से आपको बचाता है। प्लेटलेट्स, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, चोट लगने पर रक्त को थक्का बनाता है और बहने से रोकता है। वसा का ये शरीर में ऊर्जा संचय और सुरक्षा का कार्य करती है। सारी चीजें लगभग लगभग आपने अभी देख लिया। उसके बाद जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है, इसका पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 1.5 से 3.5। बहुत ही ज्यादा ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है जठर रस, ठीक है। अन्य की विशेषता भी जान लीजिए। 7 किसका है, तो दोस्तों शुद्ध जल का एक या फिर उदासीन, ठीक है, याद रखेंगे। 8.5 किसका है, तो ये क्षारीय माध्यम को दर्शाता है जो अमाशय का नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10 किसका है, तो दोस्तों ये अत्यधिक क्षारीय माध्यम है जो शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है, आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, पोटेशियम, ठीक है। तो याद रखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पोटेशियम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सोडियम का क्या कार्य है, तो दोस्तों शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है सोडियम। लोहा का क्या काम है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से गैसों का परिवहन करता है ये। गंधक का क्या कार्य है, ये प्रोटीन और विटामिन की संरचना में सहायक होता है गंधक, ठीक है। अन्य की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के निकलने से होता है, तो दोस्तों राइट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे अन्य गैसों की विशेषता की बात करें तो आप समझिए क्या है अन्य गैसों की विशेषता। तो नाइट्रोजन ये वायुमंडल की गैस है और शरीर में इसका विनिमय नहीं होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये शरीर में जल के अणुओं का हिस्सा मात्र है, ठीक है। उसके बाद हीलियम की बात करें, यह एक अक्रिय गैस है जिसका श्वसन में महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो किससे है, तो दोस्तों किडनी से, ठीक है। याद रखेंगे, वृक्क से, जिसको हम किडनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हृदय से संबंधित। तो इसकी कार्यात्मक कोशिकाएं कार्डियोमायोसाइट्स कहलाती हैं, ये आपको याद रखना है। मस्तिष्क की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो न्यूरॉन है। यकृत की बात करें तो दोस्तों इसकी जो मुख्य कार्यात्मक कोशिकाएं हैं वो हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। यकृत से जुड़ी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम में प्रश्न बनता है और नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज होकर छोड़ते हैं। जो मास्टर ग्लैंड है किसे कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो अन्य ग्लैंड हैं उनके कार्य के बारे में जान लीजिए, प्रश्न बनता है। थायराइड क्या करता है, तो दोस्तों ये उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल क्या करता है, तो दोस्तों करो या मरो, फाइट और फाइट, ठीक है। तो क्या है, करो या मरो, डू और डाई वाला ये ग्रंथि है एड्रिनल, ठीक है। थाइमस क्या है, ये बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे पित्त, लसिका और कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। पित्त, तो दोस्तों यह मल के भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्या, पित्त, ठीक है। लसिका, यह एक रंगहीन तरल है जो वसा का परिवहन करता है। कोलेस्ट्रॉल, यह रक्त में पाए जाने वाला एक मोम जैसा वसा होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। आइए
बात करते हैं अगले प्रश्न पे। लड़ो या उड़ो, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये है एड्रीनेलिन, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, जो क्वेश्चन देखा था, दैट वाज डिफरेंट, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देख लिया था, आपको एक बार दिखाता हूँ। वहाँ पे वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। वहाँ पे करो या मरो था, यहाँ पे क्या है, लड़ो या उड़ो, ठीक है। वो सेम रेफरेंस है, लेकिन वो करो या मरो महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में बोले थे 8 अगस्त 1942 को। वो चीज़ आपको वो अलग से देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लड़ो या उड़ो है, ये हार्मोन कौन है तो हमने देख लिया, एड्रीनेलिन, ठीक है। तो याद रखेंगे सॉरी। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंसुलिन के बारे में हम बता चुके हैं आपको, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी खोज किसने करी थी, कमेंट कीजिएगा, मैंने बताया। ऑक्सीटोसिन क्या है, इसे हम मिल्क इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर लव हार्मोन भी कहते हैं, आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन के बारे में। उसके बाद अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको हिंदी में परामस्तिष्क भी कहते हैं और इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। अब देखिए जो अन्य मस्तिष्क के हिस्से हैं उनका कार्य आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको रट जाइए, ठीक है। अब देखिए सेरिबैलम के बारे में, ये शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है, क्या, सेरिबैलम, ठीक है। और इसके बारे में प्रश्न अभी बीपीएससी में बना था, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद मेडुला की बात करें, मेडुला तो ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आपको मेडुला के बारे में भी पता चल गया। थैलमस, तो दोस्तों ये संवेदी सूचनाओं को रिले केंद्र, ठीक है, संवेदी सूचनाओं का रिले केंद्र माना जाता है, क्या, थैलमस, ठीक है। थैलमस के टाइप्स भी हैं, हाइपोथैलमस जैसे फीलिंग्स वगैरह से रिलेटेड होता है, इन डिटेल नहीं जा रहे हैं अभी, बस इतना ही जानिए, ठीक है। संवेदी सूचनाओं का रिले केंद्र कौन है, थैलमस, ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों डायबिटीज मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ठीक है। अब जो अन्य बीमारियां हैं ये किसकी कमी से होती हैं उसके बारे में जान लीजिए। जैसे घेंघा हुआ तो आयोडीन की कमी से, ठीक है, थायराइड के बढ़ने के कारण क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। गले में ऐसे मोटा सा दिखेगा आपको। बौनापन क्या है, यह वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है। उसके बाद रिकेटस, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला हड्डी से संबंधित रोग है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये है स्टेपिस, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, तो इनके बारे में भी प्रश्न बनता है, इनके बारे में जान लीजिए। फीमर ये जांघ की हड्डी और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। टिबिया क्या है, ये पैर के निचले हिस्से की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। और ह्यूमरस क्या है, ये हाथ के ऊपर भाग की जो लंबी हड्डी है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्क यानी किडनी में पथरी किसके कारण बनती है? तो दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप RO 2023 जो पेपर लीक हुआ था उसको उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये साधारण नमक है, भोजन बनाने में उपयोग होता है। CDS के एक पेपर में दोस्तों एक प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण, ठीक है, मतलब किस तत्व की भूमिका मतलब नेशनल मूवमेंट में यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें रहा? तो दोस्तों ये नमक है, सोडियम क्लोराइड इसकी भूमिका थी और ये CDS का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे एप्सम साल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पथरी का कारण नहीं होता है। उसके बाद अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये मुख्य रूप से चूना पत्थर है और चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं जिनसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे। अभी तो चेंज हो गया सिस्टम, अभी भी आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेफ्रॉन क्या है? तो दोस्तों जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सॉन है ये न्यूरॉन का एक लंबा हिस्सा है जो संकेत ले जाता है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है।
डेंड्राइट क्या है? तो दोस्तों ये मतलब न्यूरॉन का वो भाग है जो संकेत प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लगा, अब क्या करेगा? एक्सॉन, ठीक है, न्यूरॉन के माध्यम से वो सूचना लेके जाएगा कहाँ पे? डेंड्राइट के पास, ठीक है। और डेंड्राइट क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा आपके मस्तिष्क में, ठीक है। तो याद रखेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, थायराइड ग्रंथि, और इसकी वजह से घेंगा नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अग्नाशय की बात करें तो ये मुख्य रूप से पाचन और शर्करा नियंत्रण का कार्य करता है। क्या? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये अन्य सभी ग्रंथियों की स्राव को नियंत्रित करती है, ठीक है। उसके बाद अधिवृक्क क्या है? तो दोस्तों ये तनाव की स्थिति में हार्मोन जारी करने वाली ग्रंथि है, अधिविकृत, ठीक है। क्या है? अधिवृक्क। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। क्या पूछा गया आपसे? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे हम गर्दन में, पेट में और इसके पास जानने वाली विशेषता के ऊपर क्या ही बात करें। चलिए बात कर लें। गर्दन में क्या है? यहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? गर्दन में हमारे, ठीक है। पेट में क्या है? तो पेट, यहाँ अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथियां स्थित होती हैं। कहाँ पे? पेट में, ठीक है। तो अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? पेट में। हृदय के पास यहाँ प्रतिरक्षा है तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, तो याद रखेंगे थाइमस ग्रंथि कहाँ है? हृदय के पास में। मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों जो एल्ब्यूमिन है वो मतलब असामान्य घटक, बाकी यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम होता है ये मूत्र में, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए यूरिया के बारे में आपसे प्रश्न बने पूछता है, ठीक है, फार्मूला भी पूछ लेता है, तो NH2CONH2 याद रखेंगे आप। यूरिया क्या है? यह मूत्र का एक उत्सर्जी पदार्थ है जो सामान्य है। क्रिएटिनिन क्या है? ये मांसपेशियों के टूटने का सामान्य अपशिष्ट उत्पाद है। क्या? क्रिएटिनिन, ठीक है। और उसके बाद सोडियम, ये मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला एक सामान्य लवण है। महिलाओं में पाया जाने वाला प्रमुख लिंग हार्मोन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब बाकी अन्य के बारे में जान लीजिए। देखिए अगर क्या है, टेस्टोस्टेरोन की बात हो तो ये पुरुषों में पाया जाने वाला प्रमुख लिंग हार्मोन है। क्या? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। ये हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान कार्य करता है और ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। थायरोक्सिन की बात करें तो दोस्तों थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला चयापचय हार्मोन है, ठीक है। शरीर का कौन सा संतुलन बनाए रखने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो ये मैंने बताया ना, BPSC में पूछा हुआ था, तो आपके सामने आ गया। तो दोस्तों ये है सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। इसको हम ऑप्शन बी के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अगर अन्य के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए सेरिब्रम की बात करें, तो जो हमारी बुद्धिमत्ता है, यादाश्त है और जो भावनाओं का केंद्र है वो सेरिब्रम है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जो आपके मन में प्रेम रूपी जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसके हार्मोन्स रिलीज करने में ये अपना भूमिका निभाता है। क्या? हाइपोथैलेमस। मेडुला क्या है? तो दोस्तों ये रक्तचाप और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेडुला, ठीक है। और इस तरह से आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या पूछा गया है। मानव शरीर में पसीने यानी स्वेट का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों तापमान नियंत्रित करना। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो अन्य ऑप्शंस हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन, ठीक है, लेबर पेन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अन्य जो एड्रेनलिन है इसके बारे में जान चुके हैं आप, ठीक है। ये क्या है? केवल संकट के समय हृदय की गति को बढ़ाता है। क्या? एड्रीनेलिन, ठीक है। थायरोक्सिन का क्या कार्य है? ये शरीर की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है। क्या? थायरोक्सिन, ठीक है। उसके बाद मेलाटोनिन की बात करें तो ये सोने और जागने की चक्र को नियंत्रित करता है। क्या? मेलाटोनिन। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास।
डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी पर किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, प्रेमानंद महाराज को अगर आप जानते हैं तो उनका डायलिसिस होता है, और जब किडनी फेल हो जाए तो वहाँ पे होता है डायलिसिस। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हृदय, इसके लिए ईसीजी और पेसमेकर का प्रयोग होता है। फेफड़े, इनके लिए वेंटिलेटर या निबुलाइजर का प्रयोग होता है। ठीक है, यकृत की बात करें तो इसके रोगों के लिए दवाओं और परहेज का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। घुटने की हड्डी, ठीक है, जिसको नी कैप कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटेला के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स आए हैं आपके ऑप्शंस में, उनको जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्लेविकल क्या होता है? तो दोस्तों इसे कॉलर बोन या हंसली के नाम से भी मतलब इसको जाना जाता है, याद रखेंगे क्लेविकल को। रेडियस क्या है? तो दोस्तों ये हाथ के जो निचले हिस्से, फोर आर्म की जो बाहरी हड्डी है, उसको हम रेडियस कहते हैं। अल्ना क्या होता है? दोस्तों ये हाथ के निचले हिस्से की जो भीतरी लंबी हड्डी होती है, ठीक है, उसको हम अल्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा। आंखों के रंग के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आइरिस। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइए बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। कॉर्निया के ऊपर आपसे प्रश्न बनता है। ये आंख का बाहरी पारदर्शी भाग है जहाँ से प्रकाश आता है, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रेटिना का क्या काम है? यहाँ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, कहाँ पे? रेटिना पर। ठीक है, और पुतली की बात करें तो यहाँ आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या करती है ये पुतली का काम? क्या है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा गया है। जो घेंगा है, गॉइटर रोग, किसकी कमी से होता है? देखिए ये आप तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, मैंने पहले ही बताया था थायराइड वगैरह के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स जैसे लोहा, इसकी कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। फास्फोरस, ये हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम के साथ कार्य करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूख और प्यास का केंद्र मस्तिष्क से, मतलब जैसे भूख और प्यास है, ये केंद्र मस्तिष्क में कहाँ होता है, मतलब इसका नियंत्रण? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्यार मोहब्बत की चीज़ें भी यहीं से नियंत्रित होती हैं। सेरिब्रम के बारे में मैंने बताया था, यहाँ सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति होती है। कहाँ पे? सेरिब्रम में। मेडुला का क्या काम है? उल्टी, और जैसे मान लीजिए आपको उल्टी जो आती है, निगलना जैसी क्रियाओं को मेडुला नियंत्रित करता है। ठीक है, और पॉन्स का क्या काम है? ये श्वसन के लयबद्ध नियंत्रण में मदद करने वाला भाग है पॉन्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 12, 33 और 24 की विशेषता आप जान लीजिए। जैसे अगर 12 की बात करें तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है ये। ठीक है, तो कपाल तंत्रिकाओं में 12 जोड़ियां होती हैं, याद रखिएगा। और 33 कहाँ है? ये रीढ़ की हड्डी में कुल जो वर्टिब्रेयर हैं, ठीक है, यानी केशिकाएं हैं, उनकी संख्या है। ठीक है, और 24 क्या है? 24 पसलियाँ। ठीक है, और 24 पसलियाँ जो रिब्स होते हैं, इनकी कुल संख्या 12 जोड़ी होती है और 24 पसलियाँ होती हैं। ये एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पीनियल ग्रंथि, ठीक है, ये कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ये होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपसे, इसके जो ऑप्शंस हैं, यकृत में क्या है? यहाँ कोई स्रावी ग्रंथि नहीं होती है। गुर्दे में इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। और गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। इसके ऊपर मैंने बात आपसे किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखेंगे। बाकी अन्य का क्या भूमिका है शरीर में, आप उसे भी याद रखेंगे।
ब्रिक क्या करता है, ये रक्त से यूरिया को छानकर अलग करने का कार्य करता है, क्या, ब्रिक। ठीक है। उसके बाद फेफड़ा क्या करता है दोस्तों, ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है, फेफड़ा। ठीक है। हृदय क्या करता है, ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है। और चलिए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना शतक, और शतक के साथ साथ 500 क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं डायलिसिस। ये बता चुका हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को डायलिसिस करवाना पड़ता है, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं वो इस चीज़ की। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ऑस्मोसिस विसरण ये मैंने बता रखा है, लेकिन पैरालाइसिस के बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है। देखिए ओस्मोसिस तो आपको पता है, ये केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल का परिवहन होता है, इसमें उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। विसरण क्या है, यहाँ गैस से जो हैं और जो विलेय अणु हैं उनके फैलने की एक प्रक्रिया है विसरण। ठीक है। गैसों और विलेय अणुओं की फैलने की प्रक्रिया। पैरालाइसिस क्या है, ये तंत्र की खराबी से शरीर का शून्य होना ही पैरालाइसिस होता है। ठीक है। और इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन हमने देखा, उसके साथ साथ 500 क्वेश्चन हो गए। और देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका अभाव है, वीडियो एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसके लिए ये जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है, लेकिन 150 क्वेश्चन देखिए जो पीडीएफ है वो 250 क्वेश्चन का कलेक्टिवली मिलेगा आपको। ठीक है। एक ही में मिलेगा, लेकिन अब जो अगले 150 क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो सेकेंड क्लास जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जस्ट मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और आप इस वीडियो को लाइक वाइक कर लेना। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी देखिए जो है वो मैं कर रहा हूँ। राइट। चलिए।